नमस्कार। क्लास रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ आप सबके लिए। क्लास आज की जो है कास्ट टोपोग्राफी पे क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट। और हर साल एक साल छोड़ के एक साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन हर एक कंपटीशन में। इवन यूपीएससी भी कास्ट पसंद करती है, कास्ट टोपोग्राफी। उत्तर प्रदेश पीसीएस का तो पता नहीं, एकदम ब्रांडेड क्वेश्चन है। और बीपीएससी भी कास्ट टोपोग्राफी पूछती है। ऐसा कुछ नहीं है कि कास्ट टोपोग्राफी में हीरा लगा है। कास्ट टोपोग्राफी सबसे सिंपल टोपोग्राफी है, बट इसके जो लैंडफॉर्म्स वो बहुत इजी टू एक्सप्रेस, बहुत अच्छे से उसका डायग्राम भी बना सकते हैं आप, जैसे ग्लेशियर का बना लिए होंगे। लेकिन उससे पहले कल मेरे व्हाट्सएप पे एक दो सवाल आए हुए थे बच्चों के। आप ही में से आपके कुछ क्लासमेट्स थे जिनका कहना था कि सर ग्लेशियर पढ़ लिए, अब इसको लिखना चाहते हैं। और हम नेकी और पूछ पूछ लिखना चाहते तो बहुत अच्छी बात है, लिखना ही चाहिए। हर टॉपिक को पढ़ने के बाद बिना किताब देखे एक बार उसको अपनी मर्जी से लिखने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसी क्रम में उस बच्चे का प्रश्न था, तो मैं प्रश्न बता दे रहा हूं। हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का विवरण दें। अब आप इस प्रश्न के उत्तर में थोड़ा क्या लिखेंगे, आप पीछे के वीडियोस, आपका लिंक जो है टेलीग्राम चैनल में सारे वीडियोस के लिंक अब आपके पास हैं। तो इंट्रोडक्शन में आप हिमनद क्या है और हिमनद से संबंधित जोग्राफर्स कौन कौन है उसकी चर्चा कर दीजिए। और उसके जस्ट बाद हिमनद कौन कौन से मैकेनिज्म के थ्रू अपर्दन करता है वो लिख दीजिए। और लास्ट में आगे हिमनद गति करते हैं कि नहीं क्यों करते हैं ये भी बीच में डाल दीजिए। हिमनद की गति का मुद्दा, हिमनद क्या है और हिमनद के अपर्दन की तकनीक क्या है। और इनको लिखते समय दो तीन जोग्राफर्स का नाम, ठीक है, दो और तीन जोग्राफर्स जो अगासीज, जो भी आपको रहता है, प्रोफेसर ह्यूजी, अगासीज, हॉलमैन, जो भी जिसका नाम याद रहता है उसका जिक्र कर दीजिए। इन जिक्र से आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इंट्रो के बाद आप हेडिंग दे दीजिए कि स्थलाकृति की बात है, तो लिख दीजिए कि हिमनद अपनी जो हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को दो श्रेणी में बांट दीजिए, अपर्दनात्मक स्थलाकृति और निक्षेपणात्मक स्थलाकृति। तो अपर्दनात्मक स्थलाकृतियों में आप एक लिस्ट बना दीजिए और निक्षेपणात्मक में भी एक टेबल बना दीजिए। उसके बाद इसी लिस्ट को आप एक्सप्लेन कर दीजिए विद डायग्राम, बन गया आपका आंसर। एंड में कंक्लूजन उनक्लूजन डालना हो तो वो आप स्वतंत्र हैं। ऐसे टोपोग्राफी में कोई कंक्लूजन की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर भी कुछ बच्चा एंड करना चाहता है बहुत औपचारिक तरीके से, तो वो स्वतंत्र है, उसको जो लगे समरी लास्ट में वो दे सकता है। आज हम बात करेंगे कास्ट टोपोग्राफी पे। बिल्कुल समय ना गंवाते हुए हम आपसे कास्ट टोपोग्राफी पे बात कर लें। और साथ ही साथ आपको आज एक सरप्राइज न्यूज दे दें जो थोड़ा कुछ लोगों को लिए बड़ी कठिन महसूस होगा, लेकिन मजबूरी है मेरी, हम उसको लागू करेंगे बिल्कुल हिटलर शाही के साथ। कारण है कि क्लास की जो रेगुलरिटी भंग हो रही है, हमको ऑप्शनल को कभी भी भंग नहीं होने देना है कि ऑप्शनल एक भी दिन बंद ना हो और ऑप्शनल पूरा खत्म हो जाए जल्दी, ताकि हम आंसर राइटिंग पर प्रयास कर सकें। ऑप्शनल रैंक बनाता है और ऑप्शनल में हम लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है और उसी कंट्रीब्यूशन के कारण ये चैनल चल पा रहा है। यूट्यूब से मिनिमम आता है अभी, क्योंकि 25-26 हजार सब्सक्राइबर में यूट्यूब करोड़पति नहीं बनाता है किसी को। हमने देख लिया कि यूट्यूब में जब तक आपके 100,000 यानी 100 के नहीं पुड़ते हैं, आप मुश्किल से चंद, उतना उससे ज्यादा का तो मेरे मतलब बोलना नहीं चाहिए, मतलब खाने पीने का चीज खत्म हो जाता है, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक में उससे ज्यादा चला जाता है, इतना यूट्यूब देता है मुझे। पर दिन पर डे के हिसाब से यदि 3 कोल्ड ड्रिंक गुना करें तो 300 गुना 3 9,000 का तो आदमी कोल्ड ड्रिंक पी जाए, मतलब कोल्ड ड्रिंक नहीं, कोई खाने पीने का सामान खा जाए, ठीक है। और 9,000 क्या, मुश्किल से कभी 2 3 4 हजार 5,000 6,000, बहुत कम रकम यूट्यूब देती है। और नेट और बाकी चीजों में जो खपत होता है खर्च, वो आप जितने भी ऑप्शनल वाले हैं उनके कारण सारा सिस्टम चल रहा है। अब एक नया लैपटॉप भी आएगा तो उसमें आपका ही कंट्रीब्यूशन है और किसी से ले नहीं रहे हैं। तो ऑप्शनल वालों के साथ थोड़ी सी ज्यादा हम मेहनत के लिए, चूंकि जिसका उपकार हो उस पर काम करना पड़ता है, तो हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और बेहतर। इसके लिए हम एक तानाशाही नियम बना रहे हैं। ये मेरे लिए भी कठिन है, ऐसा नहीं कि नहीं है। 8 बजे से 10 बजे तक क्लास होगी सुबह में। कई लोग दुखी हो जाएंगे, हमको पता है कि सर इस टाइम मेरे पास टाइम नहीं होता है। 8 बजे से 9:30 तक तो कंफर्म है, ज्यादा से ज्यादा 10 होगा। और मॉर्निंग में ये क्लास हम शिफ्ट कर रहे हैं। कई लोगों को ये समय सूट करता होगा, मुझे भी बड़ा सूट करता है, लेकिन कई बार लगातार absent होने के बाद ये डिसीजन ले रहा हूं कि ऑप्शनल की क्लास मॉर्निंग कर देते हैं।
इससे बेनिफिट क्या होने वाला है, यूट्यूब की जितनी क्लासें हैं जैसे पेपर 1 पेपर 2 जीएस का, शाम में आपका सफर नहीं होगा। आप जीएस के जो क्लासेस हो रहे हैं, जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 सेट प्रैक्टिस, ये तीनों यूट्यूब के क्लास हैं। तो मैं लगातार यूट्यूब की क्लास को कर दे रहा हूँ इवनिंग, ये 1-2 दिन अब्सेंट भी होगा तो चलेगा। ऑप्शनल की क्लास कर दे रहा हूँ मॉर्निंग, ये जान के मैंने रिकॉर्ड कर दिया ताकि सबको पता भी चले। और मॉर्निंग में 8 बजे से आपकी क्लास है और कल से ही है, ठीक है। और ये एक तानाशाही रूल है, इसमें कोई डेमोक्रेसी नहीं है। जिनके पास समय का अभाव होगा उनके लिए टेलीग्राम कंपलसरी है, आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। और हाँ, जिनको बिल्कुल ही समय की दिक्कत हो जाए, ठीक है, तो उनके लिए एक और रिकॉर्डिंग अवेलेबल तो हो ही जाएगा, रिकॉर्डिंग तो सबको अवेलेबल हो ही रहा है। हाँ, जो शुल्क जमा नहीं किए हैं जरूर आप लोग जमा कर दीजिएगा, ठीक है, जो भी सेवा शुल्क है। तो कल से आपकी क्लास मॉर्निंग 8 बजे है, ठीक है। 8 बजे से क्लास है आपके मॉर्निंग में, ज्योग्राफी है। 6 बजे सुबह आपको बताऊं, 6 बजे सुबह भी क्लास है, 6 AM में LSW की क्लास है। और 8 बजे से ज्योग्राफी की क्लास है और 10 बजे से हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लास है। 11 बजे तक में सारी क्लास खत्म ऑप्शनल की। और ये क्लास कभी डिस्टर्ब नहीं होगी, क्योंकि मुझे डिपार्टमेंट वाले या सर या हेड कभी भी बुलाते हैं तो 11:30 बजे के बाद बुलाते हैं, और आता हूँ 6-7 बजे कभी कभी। तो थका हारा आने से अच्छा है कि तानाशाही तरीके से मैं सुबह कर दूं क्लास, ठीक है। कई लोग दुखी होंगे, मैं मानता हूँ। प्रीति कह रही है अच्छा होगा, चलिए ठीक है, हम अब आज पढ़ा लेते हैं। आज भर शाम की अंतिम क्लास है, कल से आपकी क्लास सुबह है, और सुबह ज्यादा बेहतर है। मेरे लिए बहुत कष्टप्रद है, मैं बता दूं। मैं कुंभकर्ण का इंसान, मतलब कुंभकर्ण का थोड़ा भक्त हूं, लेकिन कल से मैं अलार्म लगा के 6 बजे ही उठ के रेडी हूं। कास्ट क्या है, आज बेसिक इंफॉर्मेशन पे बात करेंगे। और जो बच्चा बाद में प्रश्न पूछता है वो सुन लो, प्रश्न क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन दी। अच्छा, स्नेहा का ऑफिस 9 बजे है, बेटा मैं कोशिश करूंगा कि आपका थोड़ा और पहले कंप्लीट कर दूं, ठीक है, और पहले कर लूं, लेकिन आपके ऑफिस में डिस्टर्ब नहीं होने दूंगा। आप ऑफिस 9 AM में यदि ऑफिस पहुंचना होता है, पढ़ा लेते हैं फिर बात करेंगे। रिकॉर्डिंग अभी ये ना रिकॉर्ड में जा रहा है, ऑन रिकॉर्ड, तो हम इस पे बाद में बात करेंगे, तानाशाही व्यवस्था पे बाद में बात की जाएगी। कास्ट क्या है, कास्ट एक रीजन का नाम है जिसको कास्ट प्रदेश कहते हैं। एक प्रदेश का नाम है, एक रीजन का नाम है, प्रदेश का नाम है। और ये प्रदेश है कहां, एक देश हुआ करता था सर्बिया, अभी भी है सर्बिया, कभी उसको यूगोस्लाविया कहा जाता था। और यूगोस्लाविया जो देश था, उसका जो समुद्री किनारा था, जिस समुद्र से उसका तट लगता था, उस समुद्र का नाम है एड्रियाटिक सी। आप और हम सबने यूरोप का मानचित्र पढ़ा है, ये हमारा आइबेरियन पेनिनसुला है, जिसको मैड्रिड पेनिनसुला कहते हो, ये पुर्तगाल है, और ये स्पेन है, और आगे ये ब्रिटेनिन पेनिनसुला है, यानी कि ये फ्रांस है। और फिर आगे यहाँ पे ये सोनिया गांधी वाला जो सैंडल वाला जो स्ट्रक्चर है, ये इटली है। और इटली के बाद ये इधर से जो नीचे बाल्कन पेनिनसुला ऐसे करके उतरता है, तो बाल्कन पेनिनसुला और इटली के बीच में जो समंदर है, खारे पानी का समंदर, यानी कि जो सी है, इसी समुद्र को एड्रियाटिक सागर कहा जाता है। एड्रियाटिक सागर कहा जाता है, ठीक है। तो जो एड्रियाटिक सी है, उस एड्रियाटिक सी का जो ये किनारा है, ये वाला किनारा, यानी बाल्कन पेनिनसुला का जो पश्चिमी तट है, इस पश्चिमी तट पर दुनिया का सबसे बड़ा चूना पत्थर का भंडार है पूरा। यानी चूना पत्थर की चट्टानें सबसे ज्यादा बृहद मात्रा में इसी एड्रियाटिक तट पे मिलता है। और इस एड्रियाटिक तट के लिए एक शब्द आता है, एक एक इसमें भी एक खास जगह,
युगोस्लाविया में पहले वो पड़ता था, अभी वर्तमान में अब युगोस्लाविया के कितने टुकड़े टुकड़े हो गए, बहुत सारे नए देश बन गए, जैसे असम से कई राज्य बन गए, उसी युगोस्लाविया से भी कई देश बन गए छोटे छोटे। तो ये एड्रियाटिक सी के पास वाला जो रीजन है, जिसको कास्ट प्रदेश कहते हैं, कास्ट, ठीक है, KARST, कास्ट, कास्ट रीजन जो है वो प्रदेश है कहां? तो आपको समझ में आ गया कि बाल्कन प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर, बाल्कन प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर एड्रियाटिक सागर का जो किनारा है, तटीय क्षेत्र है, उस तटीय क्षेत्र पर दुनिया की सबसे विस्तृत चट्टाने हैं चूना पत्थर की, बहुत बड़ा भंडार है चूना पत्थर का। लेकिन ऐसा नहीं सोचिएगा कि दुनिया में सबसे बड़ा वही है, और भी जगह में दुनिया में चूना पत्थर के भंडार हैं। तो फिर उसका नाम क्यों हुआ? सबसे पहले जो स्टडी, फर्स्ट टाइम जो स्टडी की गई कास्ट प्रदेश का, जो स्टडी किया गया, उस स्टडी की शुरुआत उस क्षेत्र से हुई, ठीक है, इसलिए इसका नाम कास्ट पड़ा। बाकी इससे ज्यादा बड़ा बड़ा चूना पत्थर का भंडार क्षेत्र तो ऑस्ट्रेलिया में भी है, भारत में भी है, मध्य प्रदेश जो रोहतास, अपना जो रोहतास है, अपना रोहतास कैमूर जिला इलाका जो है, इलाकाए रोहतास कैमूर इज ऑल्सो चूना प्रदेश। तो चूना प्रदेशों का विस्तार दुनिया में बहुत जगह मिलता है, मेघालय में भी, नॉर्थ ईस्ट में भी चूना पत्थर के बड़े बड़े गुफाएं हैं, भंडार है। हिमालय में भी चूना पत्थर के कई जगह भंडार हैं, चूना पत्थर की गुफाएं हिमालय में भी। कभी कोई वैष्णो देवी गए हैं आप में से? वैष्णो देवी, तो वैष्णो देवी में गुफा में घुसे होंगे। मेरे ऐसा मोटा आदमी तो घुसने से डर रहा था, हमको लग रहा था कहीं अंदर अटक गए तो। और एक बगल वाला पापी आदमी बोला कि तुम अटक जाओगे तो समझना तुम पापी हो, जो पापी होता है वही अटकता है। मैं पापी नहीं था, मैं आराम से निकल लिया अंदर से। लेकिन अंदर जाने के बाद मेरा मन कर रहा था कि जरा स्टडी करें, क्योंकि किसी ने बोला अंदर ना माता रानी का पैर है। दो तीन क्वेश्चन मेरे मन में उठा, माता रानी का पैर है तो पकड़ लिया जाएगा कि माता रानी निपटा दो यूपीएससी इस बार, मतलब। तो अंदर मैं गया, सच में माता रानी का पैर था अंदर। तो मैंने बस पकड़ लिया पैर, और बाकी जितने पैर थे उनको भी पकड़ लिया कि भाई माता रानी कुछ सुने। तो देखा वहां पे प्रसाद उरसाद रखा था, किसी ने सिक्का चिपका रखा था, किसी ने कुछ। सिक्का उक्का में तो इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन प्रसाद में लालच आया तो दो तीन पैकेट उठा के माता रानी से पूछ के बाहर आ गया। लेकिन काफी देर रहा, पीछे वाले चिल्ला रहे थे निकलो। मैं झूठ बोल रहा था कि मैं फंस गया हूँ, मैं फंसा नहीं था, मैं बस स्टडी कर रहा था। अंदर लाइट लगा हुआ था, और चिक पत्थर जो है ना वहां पे अपरेजन हुआ था। मोटे मोटे शरीर उधर से गुजरते हैं ना, तो शरीरों के घर्षण से जो अपघर्षण होता है, पत्थर चिकना हो गया है बिल्कुल, ठीक है। ग्लेशिएशन से चिकना नहीं हुआ है, वो अपघर्षण से चिकना हो गया। इतने मोटे लोग घुसते निकलते हैं उस गुफा से। मैं उसमें देख रहा था कि छत से टपकता हुआ ठोस चट्टान बहुत सारा है, और कई सारे जमीन से उभरी हुई ठोस चट्टाने भी है, और कुछ उभरा हुआ चट्टान ऊपर नीचे वाला मिल के पिलर भी बना दिया है। आप में से कोई उस गुफा में गया हो तो वहां आपको कंदरा, स्तंभ, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेगमाइट आराम से दिखेगा। और वो जो गुफा है ना, वो चूना पत्थर की गुफा है, ये मत समझ लेना कि वॉल्केनिक गुफा है। एक बच्चा बाहर वहां पे मीटिंग कर रहा था मतलब अपनी अपना ज्ञान बांट रहा था, अब बच्चों अपने ग्रुप को समझा रहा था कि ये ना लगता है ऐसे ज्वालामुखी फटा होगा, उसका गुफा है, मैग्मा ऐसा लटक के हो गया है। ऐसा नहीं होता है, ज्वालामुखी होता तो वो उतना चमकीला कलर का नहीं होता, पीला कलर का नहीं होता। वो दरअसल गंधक और चूना पत्थर का मिक्स है। गंधक जो सल्फर का ऑक्साइड ये होता है, अयस्क होता है, तो इसलिए पीलापन लिए हुए कोई चट्टान हो तो वहां गंधक होता है, ठीक है। तो वो वहां लाइमस्टोन और गंधक उन दोनों का मिक्स चट्टान है, और वो वर्षा का पानी उससे बह के निकल गया है, इसलिए वो चट्टान जो है वो लाइमस्टोन का चट्टान, लाइमस्टोन की गुफा है। वो भी एक कंदरा स्तंभ। मध्य प्रदेश में भी बहुत सारी ऐसी गुफाएं हैं, चूना पत्थर की गुफाएं। कैमूर रोहतास में भी बहुत सारी ऐसी गुफाएं हैं, चूना पत्थर की गुफाएं। मणिपुर मेघालय में भी, मेघालय में भी बहुत सारी गुफाएं हैं, चूना पत्थर की गुफा। तो भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में चूना पत्थर की अनगिनत गुफाएं हैं, ठीक है। अच्छा,
एक बच्चा बोल रहा है एक ही एंट्री है। जी बिल्कुल एक ही एंट्री है और घिसट घिसट के जाना होता है। तो जो चूना पत्थर की गुफाएं हैं वो कई सारी गुफाएं हैं, अनगिनत गुफाएं हैं चूना पत्थर की पूरी दुनिया में। और इनमें से कई गुफाएं मानव सभ्यता से काफी करीब से जुड़ी है, क्योंकि प्राचीन काल में आदिम मानवों ने इसको अपना घर भी बनाया था। और ये गुफाएं जो चूना पत्थर की गुफाएं हैं पर्यावरण के अध्ययन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में किस कदर से बढ़ोतरी हुई है, इसके स्टडी में भी ये चूना पत्थर की गुफाएं बहुत अधिक सहायक है। और ऐसी ही चूना पत्थर की गुफा थी एक युगोस्लाविया के एड्रियाटिक रीजन में, एड्रियाटिक सी के कोस्टल, जो पश्चिमी तट पर एड्रियाटिक सागर है। अब वो युगोस्लाविया नहीं रहा, अब उस देश का नाम हो गया स्लोवानिया। अब उस देश का नाम क्या हो गया? स्लोवानिया। पहले इस देश का नाम, ये किसका, स्लोवानिया किससे टूट के अलग हुआ? पूरे बाल्कन में एक ही बाबा हुआ करता था, एक ही देश हुआ करता था, बहुत बड़ा देश, उसका नाम था युगोस्लाविया। आज वो सर्बिया के नाम से जाना जाता है, सर्बिया। तो ये सर्बिया पहले युगोस्लाविया था, बहुत विस्तृत था, इससे कई देश अलग हुए, उसमें से स्लोवानिया भी एक है। और उसी स्लोवानिया में एड्रियाटिक सी, ये जो एड्रियाटिक सी रहा, इसी एड्रियाटिक सी के इस पश्चिमी तट वाले हिस्से में, पश्चिमी तट वाले हिस्से में यहां पे स्लोवानिया नाम के देश में एक प्रदेश है, उस प्रदेश का नाम है, जैसे जमालपुर एक प्रदेश का नाम है, वैसे कार्स्ट एक प्रदेश का नाम है। जैसे पटना एक प्रदेश का नाम है, वैसे कास्ट एक प्रदेश का नाम है। इस प्रदेश की खासियत क्या है? तो इस प्रदेश में चूना पत्थर की चट्टानें बहुत ज्यादा मिलती हैं, लाइमस्टोन बहुत ज्यादा मिलता है इस प्रदेश में। चूना पत्थर की चट्टानें भरी पड़ी हैं, चूना पत्थर की चट्टानें इस प्रदेश में। एरिया क्या है भाई, कितने बड़े क्षेत्र में? तो लगभग 480 किलोमीटर की लंबाई और 80 किलोमीटर की चौड़ाई। बोले तो बस अब समझ में आ जाएगा आपको। 480 किलोमीटर की लंबाई और लगभग 80 किलोमीटर की चौड़ाई, दोनों लगभग है, दोनों लगभग है। और ये पूरा का पूरा एरिया का नाम है कास्ट रीजन। कास्ट रीजन, कास्ट प्रदेश। यहां कास्ट का चूना से कोई लेना देना नहीं है। कास्ट प्रदेश पहले युगोस्लाविया में था, अब स्लोवानिया नाम का देश है। तो स्लोवानिया इसी बाल्कन प्रदेश में स्थित देश है, जो आप इटली के बाद ये जो बाल्कन पेनिनसुला बनाते हो, जहां ये यूनान वाला है और ये इटली वाला ग्रीक पेनिनसुला है, और ये ग्रीक पेनिनसुला है, ये टर्किश पेनिनसुला, ये ब्लैक सी और ये अजोब सी, इस तरह से जो बनाते हो आप काला सागर, ये इधर काला सागर है। और इधर जो है ये पूरा रीजन जो यहां से यहां तक ऐसे करके आया है, ये इटली वाला जो रीजन है, ये रीजन, ठीक है। ये है एड्रियाटिक सी, ये एड्रियाटिक सी है। तो एक तरफ एड्रियाटिक सी के एक तरफ ये इटली है, ठीक है, और दूसरी तरफ ये बाल्कन पेनिनसुला है, बाल्कन प्रायद्वीप है। और बाल्कन प्रायद्वीप और इटली के बीच में एक बड़ा छोटा सा संकड़ा सा ये सागर है, समंदर है, समंदर। तो ये जो नील समंदर है यहाँ पे, ये समंदर, इसका नाम है एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक सागर के पश्चिम में, यानी है तो पूरब में, लेकिन ये बाल्कन में, जो बाल्कन प्रायद्वीप का ये किनारा है, पश्चिमी किनारा है, और इसका नाम है स्लोवानिया। एक है अल्बानिया, एक है स्लोवानिया। तो हम यहाँ पे स्लोवानिया की बात कर रहे हैं। स्लोवानिया कभी किसका हिस्सा हुआ करता था? यूगोस्लाविया का हिस्सा हुआ करता था, यानी कि सर्बिया का पार्ट हुआ करता था। आज एक स्वतंत्र देश है, स्वतंत्र देश बन गया है। और उसी स्लोवानिया का एक छोटा सा रीजन है कास्ट रीजन। सबसे पहले इसी रीजन में ज्योग्राफर्स ने आइडेंटिफाई किया था, स्टडी किया था लाइमस्टोन, और लाइमस्टोन से बनने वाली जो डिफरेंट डिफरेंट स्थलाकृतियां हैं, उस स्थलाकृतियों का अध्ययन किया था। और ये जो स्थलाकृतियां हैं ना, ये इन स्थलाकृतियों का निर्माण दो नदियों के बीच हुआ था।
एक नदी का नाम था ड्रावा, दूसरी नदी का नाम था सावा। सावा सावा नहीं है ये, ड्रावा सावा है। ठीक है, ड्रावा नदी और सावा नदी। तो जो वास्तविक चूना प्रदेश है, जो ओरिजिनल कास्ट प्रदेश है, विस्तृत कास्ट प्रदेश, जो 480 किलोमीटर लंबा नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा विस्तृत है। क्योंकि कास्ट प्रदेश जो है, पहले युगोस्लाविया के किनारे किनारे, जो युगोस्लाविया का जो पश्चिमी तट के किनारे किनारे इस पूरे रीजन में फैला था। और जो इसका ज्योग्राफिकल डायमेंशन देखा जाता है, इस तरफ ड्रोवा नदी, एक तरफ सावा नदी। तो ड्रावा सावा ये दो नदियां हुआ करती थी। इन दो नदियों के बीच में पूरा का पूरा कास्ट रीजन फैला है। नदियां नाम याद रखना, ड्रावा सावा। तो कास्ट क्या है पूरा क्लियर हो गया ना दिमाग में। कास्ट एक प्रदेश है, एक क्षेत्र है। कहाँ है कास्ट? बाल्कन में। बाल्कन, बाल्कन में कहा? एक तरफ इटली है, दूसरी तरफ बाल्कन है, बीच में एक समुद्र है, छोटा सा समुद्र, छोटा सा सागर। नाम क्या है? एड्रियाटिक सागर। तो एड्रियाटिक सागर का ये पूर्वी किनारा है, लेकिन बाल्कन का ये पश्चिमी किनारा है। मेरा लेफ्ट तुम्हारा राइट हो सकता है। ठीक है, वही वाली बात है यहां पे। तो पूरा जो वास्तविक कास्ट प्रदेश है वो कई देशों में फैला है, लेकिन जो कास्ट नाम का प्रदेश है वो सिर्फ स्लोवानिया में है। नहीं समझे? होता है, मेरी भी मोटी बुद्धि थी, हमको भी देर से समझ में आता ही है। देखो, मेरे गली में भी एक सल्लू भाई रहते थे, मेरी गली का सलमान खान। ज्यादा बॉडी सॉडी दिखाते थे ऐसे ऐसे, तो लोग उसको सल्लू भाई बोलते थे। लेकिन सल्लू भाई तो एक ही हैं, वो कुमारे मोस्ट बैचलर सलमान खान। तो क्या होता है कि एक एक तरीके से ना नाम दे दिया जाता है। एक आदमी किसी चीज से फेमस होता है ना, तो दूसरे को यदि दूसरा उसकी तरह दिखता है तो उसको उसका नाम नहीं दिया जाता है, बल्कि पहले वाले का नाम दिया जाता है। यदि किसी एक ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि भाई ये स्टैंडर्ड है, तो दूसरा कितना मौलिक होगा, अपनी जानकारी देगा, अपने अंदाज में देगा, फिर भी उसको कहा जाएगा कि ये वही उसी का रूप है। तो जो रियल कास्ट रीजन है, मतलब जो कास्ट नाम का प्रदेश है, ज्योग्राफिकली नाम के आधार पे, वो स्लोवानिया में है। अब वो रीजन फेमस है चूना प्रदेश के लिए। तो चूना प्रदेश केवल स्लोवानिया में नहीं, स्लोवानिया के अलावा क्रोएशिया, अल्बानिया, माउंटेनिग्रो, सर्बिया, उस पूरे रीजन में फैला है। तो बाल्कन क्षेत्र का जो पश्चिमी किनारा है, पश्चिमी तट है, वहां जो भी देश हैं, उनमें से अधिकांश देशों में भरा पड़ा है कास्ट, चूना। चूना, चूना की चट्टानें। और चूना की चट्टानें जो वहां मिलती है उसको डोलोमाइट भी बोलते हैं। डोलोमाइट, लाइमस्टोन सबसे ज्यादा डोलोमाइट रीजन में मिलता है। और डोलोमाइट क्षेत्र जो है वो मूलतः युगोस्लाविया में के, यानी वही युगोस्लाविया यानी पहले का युगोस्लाविया के पश्चिमी तट पर है। याद रहेगा? चलो रहेगा। अगले पॉइंट पे आते हैं। क्या लगता है कि दुनिया में और कहां कहां है ये लाइमस्टोन की चट्टानें? दक्षिणी फ्रांस का काकेसस की पहाड़ी है, दक्षिणी फ्रांस में। फ्रांस, इटली के जस्ट बाद इस तरफ फ्रांस ही है। तो फ्रांस का ये दक्षिणी भाग जो है, यहाँ यहां भी एक काकेसस की पहाड़ी है। एक काकेसस कहाँ है? एक काकेसस जो एक माउंटेन है, काकेसस माउंटेन। काकेसस नहीं है ये, कासेस है, सॉरी माफ करना। एक है अल्सेस लारेन और एक कासेस। काकेसस तो वहां है, उधर है, गलती हो गई मेरे से। कासेस, तो फ्रांस के कासेस में और फ्रांस के अल्सेस में, अल्सेस लारेन और कासेस लारेन फ्रांस का रीजन है। तो फ्रांस के कासेस में भी चूना पत्थर है। ग्रीस में चूना पत्थर की चट्टानें हैं। स्पेनिश अंडालूसिया नाम का जगह है, वहां चूना पत्थर की चट्टानें हैं। और पोर्टो रिको नाम सुना है? जमैका, क्यूबा, पोर्टो रिको। तो पोर्टो रिको में भी चूना पत्थर की चट्टानें हैं। जमैका में चूना पत्थर की बहुत बड़ी चट्टानें हैं। क्यूबा में चूना पत्थर की चट्टानें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी इंडियाना में, संयुक्त राज्य अमेरिका के केंटुकी में, केंटुकी जानते हैं आप? जानते हैं। केएफसी सुना है नाम? केएफसी, चिकन चिकन। केएफसी जो है उसका फुल फॉर्म है केंटुकी फ्राइड चिकन। तो केंटुकी एक रीजन है
तो अमेरिका में केंटुकी, अमेरिका में वर्जीनिया, अमेरिका में टेनेसी, अमेरिका में फ्लोरिडा, फ्लोरिडा, टेनेसी, केंटुकी, वर्जीनिया, ये सारा रीजन चूना प्रदेश का रीजन। तो नॉर्थ अमेरिका में यूएसए के ज्यादातर रीजन में चूना प्रदेश है। साउथ अमेरिका में जो अमेजन जहां से निकलती है पूरा रीजन चूना प्रदेश का रीजन, यानी एंडीज माउंटेन का जो जहां से एंडीज के जिस जिस एरिया से अमेजन निकलती है वो पूरा का पूरा एरिया चूना प्रदेश है। यूएसए में बहुत सारा चूना प्रदेश है, ग्रीस में चूना प्रदेश है, ऑस्ट्रेलिया में चूना प्रदेश है जहां आर्टिजन कुआं निकलता है, भारत में भी बहुत सारा चूना प्रदेश, चीन में भी चूना प्रदेश, पूरी दुनिया में चूना प्रदेश का भंडार है, भरमार है। और ये जो चूना प्रदेश हैं दुनिया के, इन सब को एक ही नाम से पुकारा जाता है, कास्ट प्रदेश। और ये प्रदेश इसलिए फेमस है कि यहां पे बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स दिखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के लैंडफॉर्म्स दिखते हैं। और ये जो सारे लैंडफॉर्म्स दिखते हैं ना यहाँ पे, चूना प्रदेश के जो लैंडफॉर्म्स हैं वो बहुत ही यूनिक, स्पेशल, टिकाऊ, लॉन्ग टाइम वाले सारे के सारे लैंडफॉर्म्स हैं। टेम्पररी लैंडफॉर्म्स नहीं है, लॉन्ग टाइम के लैंडफॉर्म्स हैं। स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल में आपने एक नया युग सुना होगा, मेघालय युग। अभी जिस युग में हम लोग जी रहे हैं ये कौन सा युग है? मेघालय युग। तो ये जो मेघालय युग का कॉन्सेप्ट आया है, मेघालय एज का कॉन्सेप्ट आया है, मेघालय में एक गुफा मिली और गुफा में एक चूना पत्थर की स्टेलेगमाइट मिली और उस स्टेलेगमाइट को देखा गया तो पता चला कि ये स्टेलेगमाइट तो बेहतरीन स्टेलेगमाइट है। और उसकी स्टडी से पता चला कि सिंधु घाटी का सभ्यता का पतन क्यों हुआ। यानी जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो रहा था उस समय कैसी क्लाइमेट थी, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी क्या थी, वायुमंडल में टेम्परेचर कैसा था, क्या था, बहुत कुछ पता चला उस स्टेलेगमाइट से। शिवलिंग जैसी आकृति मिली है, बहुत पुरानी, और एक चूना पत्थर की बहुत बड़ी भयंकर बहुत पुरानी गुफा मिली है। और उस गुफा के बहुत गहराई में अंदरूनी भाग में एक स्टेलेगमाइट मिला है। स्टेलेगमाइट मतलब शिवलिंग जैसा जमीन पे खड़ा गोल का है, बहुत लंबा सा स्टेलेगमाइट मिला है। और उस स्टेलेगमाइट की जो डिफरेंट डिफरेंट परतें हैं, एक एक परतों में इतिहास लिखा है धरती की जिंदगी का। उस एक एक परतों में भारत की जलवायु का इतिहास लिखा है। उस एक एक परत में उसका स्टडी, जो रिसर्च जो किया जा रहा है, उसके लेयर में जो डिफरेंट डिफरेंट केमिकल की मात्रा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, उस मात्रा की पहचान करके भविष्यवाणियां हो रही हैं कि आगे क्या होएगा। और साथ ही साथ इतिहास की कई गुत्थियां सुलझ रही हैं। एक इंफॉर्मेशन उसी से मिला कि सिंधु घाटी क्षेत्र में लगातार 900 साल तक वर्षा नहीं हुआ था। 900 ईयर तक यदि कहीं पे प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, वर्षा नहीं होगी, तो क्या होगा? सूखा पड़ेगा, काल पड़ेगा, अनाज नहीं उगा होगा, नदियां सूख रही होंगी, तो लोग वहां से पलायन कर गए होंगे, इसलिए सभ्यता विनष्ट हो गई। तो कई सारी नई सूचनाएं, नए इंफॉर्मेशन मिले हैं इसी चूना पत्थर के कारण। तो आज इंफॉर्मेशन, आज इंट्रो बेसिक क्लास है कि तुमको इंटरेस्ट होना चाहिए। सबसे पहले इंटरेस्ट पैदा करना बहुत जरूरी है उस टॉपिक में। एक बार इंटरेस्ट आ गया फिर तो तुम खुद ही पीएचडी करोगे, हमारी जरूरत कम पड़ेगी। तो ये था कास्ट का इंट्रोडक्शन कि है क्या कास्ट प्रदेश। कास्ट प्रदेश चूना प्रदेश का एक निक नेम है, क्योंकि चूना प्रदेश की स्थलाकृतियों का अध्ययन सबसे पहले इसी प्रदेश में हुआ। एक्चुअल में जहां पे स्टडी हुई थी वो रीजन स्लोवानिया में पड़ता है। ये स्लोवानिया यूगोस्लाविया का ही एक हिस्सा है। और स्लोवानिया में जहां पे ये है रीजन जहां स्टडी हुई थी, उसका नाम, उसकी लंबाई 480 किलोमीटर है, चौड़ाई 80 किलोमीटर है। लेकिन जिस तरह स्लोवानिया का वो कास्ट प्रदेश है, उस तरह के चूना पत्थर के चट्टानों की उपस्थिति, मौजूदगी उस पूरे रीजन में मिलता है। और एक बहुत बड़ा रीजन है एड्रियाटिक का पूर्वी तट और यूगोस्लाविया का पश्चिमी तट, दोनों एक ही हुआ। एड्रियाटिक सागर का पूर्वी तट और यूगोस्लाविया का पश्चिमी तट। आज यूगोस्लाविया कई देशों में बट गया है, लेकिन पहले जो यूगोस्लाविया का पुराना रूप था, उस समय के अनुसार देखें तो पूरा का पूरा पूर्वी
तट जो है एड्रियाटिक का, वो चूना पत्थर की चट्टानों से भरा पड़ा है। चाहे स्लोवानिया हो या फिर क्रोशिया हो या अल्बानिया हो या माउंटेनिग्रो हो या फिर ग्रीस ही क्यों ना हो या फिर मैसेडोनिया क्यों ना हो, ये पूरा किनारे किनारे का रीजन किससे भरा पड़ा है? चूना पत्थर की चट्टान से। अब सवाल ये उठता है, क्या है ये चूना पत्थर की चट्टानें? दरअसल चूना पत्थर की चट्टानें जिन चट्टानों में मिलती है उनका भौगोलिक नाम, रासायनिक नाम भले चूना पत्थर है, भौगोलिक नाम मूलतः डोलेमाइट की चट्टानें हैं। जिया का एक नन्हा सा मैसेज है, छोटी बच्ची लगती है। बेटा मैं सोच रहा था लिखाने, फिर भूल गया, थैंक यू, बता दिया आपने, इसलिए मैं छोटे बच्चों की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं। क्वेश्चन सिंपल है, कास्ट स्थलाकृतियों द्वारा निर्मित, कास्ट प्रदेश में निर्मित स्थलाकृतियों का विवरण प्रस्तुत करें। एक्सप्लेन द लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय अंडरग्राउंड वाटर, ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है। भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का विवरण प्रस्तुत करें। तो लिख लीजिए आप लोग भी क्वेश्चन। थैंक यू टू नन्ही बच्ची, वो ज्योग्राफी की स्टूडेंट है तो वो ज्यादा कंसस रहती है क्लास को लेके। थैंक यू सो मच। अच्छा देख रहे हो भाई, एक से एक लोग है, इसका लेंगे आप स्क्रीनशॉट। कमाल कमाल बच्चे हो भाई, इसका स्क्रीनशॉट लेके क्या करोगे? ले लो स्क्रीनशॉट। ओ ओ ओ ओ हम्म। और इसका भी चाहिए तो इसका भी ले लो, श्रम बधान का मत लेना। कास्ट प्रदेश, यूगोस्लाविया, एड्रियाटिक, इन चीजों का स्क्रीनशॉट क्या करना भाई? स्क्रीनशॉट जब मैं कहूं तब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देखो पहले बता दोगे तब स्क्रीनशॉट समझ में आता है, ठीक है? ध्यान से सुनना। नॉर्मली जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा चूना प्रदेश, लेकिन जब वो चूना प्रदेश पढ़ रहे होंगे या कास्ट निर्मित स्थलाकृतियां पढ़ रहे होंगे तो उनका फोकस पूरी तरह से पता है किस पे होगा? हम भी जब हम ज्योग्राफी पढ़ते थे, हम बीए पार्ट 1 पार्ट 2 में थे, मैंने 2001 में ज्योग्राफी ऑनर्स लिया था, 2001 से 2004 में मेरा ज्योग्राफी ऑनर्स हो गया था कंप्लीट। तो उस समय मैं भी कास्ट प्रदेश जब पढ़ रहा था तो मेरे गुरुदेव थे, उनका नाम था गिरिजानंदन सिंह, जीएन सिंह, और बहुत ही स्टैंडर्ड क्वालिटी के टीचर थे जो पढ़ाते थे जियोमोर्फोलॉजी मुझे। और जब वो पढ़ा रहे थे तो उनका पूरा फोकस इस कास्ट शब्द पे बिल्कुल ही नहीं था। हम तो बहुत दिन तक सोचते थे कि चूना को कास्ट कहते हैं, मैं बहुत दिन तक ये सोचता था कि जहां जहां चूना, चूना प्रदेश यानी कास्ट प्रदेश, कास्ट मतलब चूना, लेकिन गलत सोचते थे, कास्ट चूना नहीं है। तो बाद में किताबों को पलटने और उलटने के बाद हमको पता चला कि कास्ट क्या है, अन्यथा हम कास्ट जानते ही थे कि कास्ट मतलब चूना, क्योंकि सर ने पूरा फोकस किस पे किया था? लैंडफॉर्म्स पे। जो एकेडमिक प्रोफेसर होते हैं पहले ही दिन से हमें घोल रंध्र और युवाला और स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, कंदरा स्तंभ, उसकी लिस्ट पे फोकस करवाया था मुझे। फिर मैंने सोचा था कि केवल इस पे फोकस करने से बच्चा का एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, वो एक जगह फोकस्ड हो जाएगा। तो कास्ट वाला जो प्रदेश है, कास्ट रीजन है, तो प्रश्न ये हो सकता है कि कास्ट प्रदेश में निर्मित स्थलाकृतियों का विवरण दें या फिर अंडरग्राउंड वाटर के इरोजन से बनने वाले लैंडफॉर्म्स को एक्सप्लेन करें, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। कास्ट प्रदेश को लेकर के हमारा पढ़ने का जो डायमेंशन होना चाहिए कि क्या क्या हम इसमें पढ़ें, तो 4-5 चीजों को पढ़ने की आवश्यकता है एक अच्छे स्टूडेंट को। एक डिटेल में है क्या ये, एक परिचय जानना जरूरी है, कास्ट प्रदेश का एक परिचय जान लीजिए। इसमें क्या जानना है आपको? कहाँ है ये प्रदेश, यानी इसकी जो भौगोलिक स्थिति है, लंबाई चौड़ाई भी हमने बता दिया, इसका जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो भी बता दिया, ठीक है? ये 480 किलोमीटर लंबा है जो एक्चुअल में है, और 80 किलोमीटर चौड़ा है, और लोकेशन भी बता दिया कि ये आज वर्तमान में ये स्लोवानिया में पड़ता है, जिस रीजन से पहचान हुई इस अपरदन के स्थलाकृतियों का, ये सॉरी कास्ट के स्थलाकृतियों का, स्लोवानिया में है वर्तमान में। पहले ये स्लोवानिया यूगोस्लाविया का हिस्सा था, इसलिए कई किताबों में यूगोस्लाविया लिखा है। कास्ट से मिलता जुलता, इस प्रदेश से मिलता जुलता जो
क्षेत्र है, यानी कि यह प्रदेश फेमस किसके कारण हुआ है? चूना पत्थर की चट्टानों के कारण। चूना पत्थर की चट्टानों का ज्योग्राफिकल नाम, खनिजीय नाम क्या है? चट्टानी नाम डोलेमाइट है। ज्यादातर डोलेमाइट की जो चट्टानें होती हैं उन चट्टानों में लाइमस्टोन की अधिकता ज्यादा होती हैं, तो ये सब के सब डोलेमाइट की चट्टानें ही हैं जिसमें ये मिलते हैं। दूसरी जानकारी जो बहुत जरूरी है आप सबको जानने के लिए, वो एक बार आपने कास्ट प्रदेश जान लिया तो फिर आपको समझना होगा कि कास्ट प्रदेश में जो स्थलाकृति बनती हैं, स्थलाकृतियों का जो निर्माण होता है, तो स्थलाकृतियों का निर्माण कास्ट प्रदेश में क्यों होता है, कैसे होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। आप देख लेना इनमें से क्या आपको नहीं समझ में आया, ये देख लेना। क्यों होता है निर्माण स्थलाकृतियों का और कैसे होता है, और रोल ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर, यानी जो अंडरग्राउंड वाटर है वो क्या है और वो क्यों बनती है। ठीक है, तो भूमिगत जल का क्या योगदान है, रोल है? भूमिगत जल, ठीक है, भूमिगत जल का क्या रोल है इस लैंडफॉर्म के बनने में। ठीक है, और यहीं पर इसमें ये जो तकनीकी पक्ष है यही देखना है। जैसे हम बाकी स्थलाकृतियां जब हम पढ़ते थे तो उसमें हम तकनीकी पक्ष देखते थे कि नदियां यदि अपरदन करती हैं तो उनके अपरदन करने की प्रक्रिया क्या है। सुन लीजिए मुझे, आपका सब क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं बहुत सिस्टमैटिक तरीके से। तो लैंडफॉर्म्स जो क्रिएट होते हैं इन द कास्ट रीजन, तो व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द लैंडफॉर्म क्रिएशन इन द कास्ट रीजन, एंड व्हाट इज द रोल, व्हाट आर द रोल ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर, व्हाई अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर जो है एक खास क्रिया करती है, उस क्रिया का नाम है कार्बनीकरण या कार्बोनाइजेशन। ठीक है, कार्बनीकरण की जो क्रिया होती है, कार्बनीकरण या कार्बोनाइजेशन की क्रिया जो होती है, तो बहुत सारे बच्चों को कार्बोनाइजेशन या कार्बनीकरण की क्रिया समझ में नहीं आती है कि क्या है ये कार्बोनाइजेशन, कार्बनीकरण की क्या है क्रिया, क्या है कार्बनीकरण। या फिर एक जो एसिड बनता है, यहाँ पर कार्बनिक एसिड बनता है, और कार्बनिक एसिड जो बनता है, इस एसिड के निर्माण में दो कारक का योगदान होता है, एक वर्षा का जल और वायुमंडल में मौजूद CO2 और SO2 और NO2 जैसा जो अम्ल है, मतलब जो पदार्थ है, उसके मिलने से कार्बनिक अम्ल बनता है, और ये कार्बनिक अम्ल ही चट्टानों को घोलने का कार्य करती है। ये कार्बनिक अम्ल ही भूमिगत जल के रूप में इस डोलेमाइट की चट्टानों में एंटर करती है, और जब ये डोलेमाइट के चट्टानों में आती है तो फिर वहां एक अलग तरह की अभिक्रिया होती है, CaCO3। ये लाइमस्टोन का एक रासायनिक नाम है, और इसके साथ जब कार्बनिक एसिड मिलती है CHNO3, ठीक है, कार्बनिक एसिड मिलती है, या फिर बहुत सारा कार्बनिक एसिड की बात करें यदि हम, तो कई तरह के एसिड इसमें योगदान देते हैं जो जिनका निर्माण वायुमंडल में होता है। कार्बनिक अम्ल का इस CaCO3 के साथ जब रिएक्शन होता है तो CaCO3 घुल जाता है, इसमें हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होता है और कई तरह के गैसें इससे निकलती हैं, और पानी अब पानी नहीं रहता। पानी जो है, जल जो है, जो भूमिगत जल था वो जल नहीं रहता, बल्कि वो एक घोल में परिणत हो जाता है, और उस घोल को हम, जो सॉल्वेंट है, घोल है, ठीक है, सॉल्वेंट है, घोल है, वो घोल आगे के चट्टानों को भी आगे घुलाती चल जाती है, और कई तरह के पोर्स बनाती है, रंध्र बनाती है, और रंध्र के आकार के आधार पर अलग अलग आकृतियां बनती जाती हैं, और जिन चट्टानों को ये घोल नहीं घुला पाती वे चट्टान, कठोर चट्टान, ज्यों के त्यों खड़े रह जाते हैं। तो कठोर चट्टानों के खड़े रह जाने से और मुलायम चट्टानों के पानी में घुलकर बह जाने से
अनेका अनेक प्रकार के लाजवाब आकृतियां निर्मित हो जाती हैं, जिससे ये चूना प्रदेश बड़ा ही खूबसूरत प्रदेश दिखाई देता है। चूना प्रदेश की जो सुंदरता है वो यहां मिलने वाली गुफाओं से है, जिसको हम चूना पत्थर की गुफाएं कहते हैं, लाइमस्टोन केव कहते हैं। कई जगहों पर इन गुफाओं में ऊपर खिड़की भी बना रहता है जिससे रोशनी आती है, उसको हम कास्ट खिड़की कहते हैं, जिससे गुफा में अंदर रोशनी भी मिलते रहती है। फिल्मों में, वीडियो में ऐसा शूटिंग खूब होता है, पता है, बाल्कन रीजन में खूब शूटिंग होता है। इन चूना प्रदेशों में कई वीडियो की शूटिंग, इन चूना प्रदेशों में डिस्कवरी चैनल वालों का, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल वालों को कुछ ना मिले तो आपको यही चूना प्रदेश घुमाते रहेगा। वो बड़ा खूबसूरत गुफा होता है, बहुत बड़ी बड़ी गुफाएं बना देती हैं ये चूना चूना पत्थर की जो अपरदनकारी शक्तियां हैं। तो इस क्लास में हम डिटेल में आज हम सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन डिस्कस कर रहे थे, क्या है कास्ट प्रदेश और किस तरह, कहाँ है ये कास्ट प्रदेश और दुनिया में इनके अलावा कहाँ कहाँ मिलता है कास्ट प्रदेश। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कास्ट प्रदेश मिलता है बहुत विस्तृत क्षेत्र में, ब्राजील में कास्ट प्रदेश मिलता है, और जो जमैका है, प्यूर्टोरिको है, क्यूबा है, उसमें भी कास्ट प्रदेश मिलता है। फ्रांस के कासस, अल्सस के जगह कासस, अल्सस में कोयला, कासस में चूना, तो फ्रांस के कासस प्रदेश में मिलता है कास्ट प्रदेश। इंग्लैंड में एक जगह है जिसका नाम है चौक, चौक क्षेत्र। आज ना पूरे भारत में किसी बच्चे से पूछ लो, बेटा ब्लैक बोर्ड पे किससे लिखते हैं? सर चौक से लिखते हैं। हमने बोला बेटा उसको चौक क्यों बोलते हैं? सर सब चौक बोलता है। आप क्या पूछते हैं गंदी गंदी बातें, चौक क्यों बोलते हैं उसको? चौक इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे जो एक पड़ोसी अंकल आए थे हम पर राज करने, गोरे गोरे लोग जो लिखते थे स्लेट पर, तो लिखने के लिए जिस क्षेत्र से वो खल्ली मंगाते थे, बनाते थे, उनका एक एरिया था जिसका नाम था चौक। इंग्लैंड में एक एरिया है, जैसे बिहार में एक एरिया है ना भाई, जमालपुर, पटना, मुंगेर, वैसे इंग्लैंड में एक एरिया है, इसका नाम है चौक। और चौक क्षेत्र में मिलती है चूना की चट्टानें। उन चूना की चट्टानों से इंग्लैंड वाले गोरे पेंसिल बनाते थे, पेंसिल स्लेट पे लिखने के लिए, चौक बनाते थे ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए। चौक का क्षेत्र का मलबा से बनता था, इसलिए उसका नाम था चौक। और आज भारत के कोने कोने में हम लोग चौक से लिखते थे। अब ना ये मार्कर आ गया, नहीं तो चौक ही सबसे बड़ा होता था, और बहुत कम लोगों को पता था कि इसको चौक क्यों कहते हैं। ये तो चूना का पाउडर है, चूना पाउडर है, और उसको हम बना दिए खल्ली, पेंसिल, और उसको हम चौक कहते हैं। तो चौक इसलिए कहते हैं इंग्लैंड का चौक है। दरअसल ये चूना क्षेत्र को ही चौक क्षेत्र भी बोलते हैं। चौक शब्द जो है ब्रिटिशर्स का वर्ड है, जहां चूना मिलता है ब्रिटिशर्स उसको चौक पुकारते हैं। और एक चाक क्षेत्र यानी ब्रिटेन का चाक क्षेत्र माना ब्रिटेन में जहां चूना मिलता है, फ्रांस का चौक क्षेत्र यानी फ्रांस में जहां चूना मिलता है, इंडिया का चौक क्षेत्र इंडिया में जहां चूना मिलता है, स्विट्जरलैंड में भी चूना मिलता है। तो स्विट्जरलैंड में जहां चूना पत्थर मिलता है वो जूरा माउंटेन, नाम सुना है आपने, जुरासिक। स्विट्जरलैंड और फ्रांस का जो बॉर्डर है वहां पे एक माउंटेन है, इसका नाम है जूरा माउंटेन। तो जूरा माउंटेन शब्द, जो जूरा माउंटेन जो है वहां पे भी ये चूना पत्थर मिलता है। इसके अलावा आल्प्स में चूना पत्थर मिलता है, एपेनीज जो इटली का है, एपेनियंस में भी चूना पत्थर मिलता है, पेरेनीज में भी कहीं कहीं चूना पत्थर है। यानी यूरोप में बहुत ज्यादा चूना पत्थर है, खास करके जो पश्चिमी और दक्षिणी यूरोप है वहां, पूरा दक्षिणी यूरोप और पूरा पश्चिमी यूरोप में चूना ही भरा पड़ा है, चूना प्रदेश भरा पड़ा है। भारत में कहाँ मिलता है? जम्मू और कश्मीर में चूना पत्थर मिलता है। देहरादून में सहस्त्र धारा नाम का एक झरना है, वाटरफॉल है, वहां पे चूना पत्थर मिलता है। बिहार के रोहतास पठार में एक जगह है गुप्त धाम कंदरा, वहां चूना पत्थर मिलता है। पूरा पूर्वी हिमालय जिसमें पटकुई बुम, नागा साकी, लुसाई जो भी है, पटकुई बुम, नागा और लुसाई, नागा साकी नहीं, नागा और लुसाई जो पर्वत श्रेणी है, वहां भी चूना पत्थर मिलता है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी और बस्तर जिला में चूना पत्थर की गुफाएं मिलती हैं, चूना पत्थर मिलता है। पूर्वी घाट में विशाखापट्टनम के पास चूना पत्थर मिलता है। तो चूना पत्थर ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत विस्तृत एरिया है, जहां कहीं भी आर्टिजन कुआं दिखता है ना ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि चूना पत्थर वहां मिलता है। तो जहां जहां दुनिया में चूना पत्थर मिलता है वहां वहां बेहतरीन खूबसूरत
लैंडफॉर्म्स भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि और ये जो लैंडफॉर्म्स हैं इसको कास्ट स्थलाकृति कहते हैं, क्योंकि इन स्थलाकृतियों का सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन कास्ट स्लोवानिया के कास्ट में हुआ था, वहीं इसको पहचाना गया था और वहीं से इसकी स्टडी हुई थी। तो दुनिया में जहां कहीं भी इस तरह की स्थलाकृतियां मिलती है उनको पुकारते हैं कास्ट स्थलाकृति। तो कास्ट स्थलाकृतियों के विकास के लिए क्या क्या कंपलसरी है और किस तरह की कास्ट स्थलाकृतियां मिलती हैं, अब हम उस तकनीकी पहलू पर विचार करेंगे। अब अगले पॉइंट में हम चर्चा करेंगे उन तकनीकी पहलुओं पर जिसके आधार पर हम जज कर पाए कि कास्ट प्रदेश में कैसे और क्यों बनती है स्थलाकृति। तो कास्ट स्थलाकृति जो है बेसिकली ये वर्क ऑफ अंडरग्राउंड वाटर है, और अंडरग्राउंड वाटर को समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा हमें वाटर टेबल को। आपने सुना होगा वाटर टेबल के बारे में, आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे। वाटर टेबल मतलब भूमिगत जल से संबंधित इंफॉर्मेशन की चर्चा हो रही है वाटर टेबल में। देखिए भूमिगत जल, और थोड़ा तकनीकी पक्ष पे बात कर रहे हैं हम, ये रहा। ये वाला सेक्शन क्लियर हो गया हमारा। क्या है कास्ट प्रदेश, कहाँ है, कितना लंबा चौड़ा है, दुनिया में और कहाँ कहाँ कास्ट है, और भारत में कहाँ कहाँ कास्ट है, क्लियर हो गया। ध्यान से इस चीज को समझ के रखिएगा, ये आपको काम देगा। अब हम आ रहे हैं कि कास्ट प्रदेश में स्थलाकृतियों का निर्माण क्यों, कैसे, रोल ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि जब हम अंडरग्राउंड वाटर की बात करते हैं, भूमिगत जल कहां से आता है? भूमिगत जल, स्रोत क्या है भूमिगत जल का? अंडरग्राउंड वाटर के जल का स्रोत वही है वर्षा। वर्षा के कारण ही अंडरग्राउंड वाटर हमें मिलता है। तो वर्षा के माध्यम से जो जल आता है या फिर हिम के पिघलने से जो जल बनता है, उसके लिए टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, उसको आकाशीय जल कहते हैं। जो भी देखो सबसे प्रेसिपिटेशन एंड स्नोफॉल, अल्टीमेट सोर्स ऑफ द वाटर, यही दोनों है। जल का जो स्रोत है, पृथ्वी पर जल का जो स्रोत है वो प्रेसिपिटेशन है और स्नोफॉल है। हिमपात और बरसन, ये दो ऐसी प्रक्रिया है, इन्हीं के कारण धरती पर जल आता है। खास करके जो स्वच्छ जल आप देखते हो उसके लिए यही रिस्पॉन्सिबल हैं। ये स्वच्छ जल के रूप में आपको जल देते हैं, और यही स्वच्छ जल विभिन्न चट्टानों से जब गुजरता है तो फिर ये स्वच्छ नहीं रह जाता है, और बहुत सारे चट्टानों से गुजरते हुए जब अल्टीमेटली ये ओशियन में पहुंचता है, समुद्र में पहुंचता है, तो फिर ये स्वच्छ जल क्या हो जाता है? खारा जल में बदल जाता है। तो ये स्वच्छ जल खारा जल में जो बदलता है ना, उस दौरान बहुत सारे चट्टानों से होके गुजरता है, और जिन चट्टानों से ये गुजरता है उन्हीं चट्टानों से इन्हें लवण की प्राप्ति होती है, और इसलिए ये लवण की क्वांटिटी ज्यादा जमा होते जा रहा है ओशियन में। यानी वर्षा से जो जल आता है या हिमपात से जो जल आता है, ये तो स्वच्छ जल आता है, लेकिन जब ये स्वच्छ जल धरती की सतह पर पहुंचती है, अर्थ सरफेस पर पहुंचती है, तो दो क्रियाएं होती है। जल की कुछ मात्रा पृथ्वी की सतह के माध्यम से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जल की कुछ मात्रा जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है वो प्रवाहित हो जाती है, और प्रवाहित होकर नदी के रूप में, सरिता के रूप में, रिवर के रूप में वो अल्टीमेटली ओशियन में पहुंच जाती है। इस दौरान भी ये अपर्दन क्रिया के माध्यम से
चट्टानों के साथ इंटरैक्ट करती है और इन चट्टानों से इन सरिता के जल को भी लवण की प्राप्ति होती है, सॉल्ट की प्राप्ति होती है, और वो सॉल्ट ओशियन तक पहुंचता है। आगे चलकर हमें एक चैप्टर पढ़ेंगे, सैलिनिटी ऑफ द ओशियंस पढ़ेंगे, सैलिनिटी पढ़ेंगे हम, लवणता और लवणता के प्रकार पढ़े, लवणता के कारण पढ़ेंगे, सागरीय लवणता के कारण, वहां भी ये पॉइंट हमें काम देगा। तो वर्षा और हिमपात जो मूल स्रोत है स्वच्छ जल का, यही स्वच्छ जल जब धरातल की सतह पर पड़ता है, पहुंचता है धरातल की सतह पर, तो उसकी कुछ मात्रा धरातल की सतह जो छिद्र युक्त होती है, पोर्स होते हैं, उस छिद्र युक्त चट्टाने जो होती हैं, ऊपरी चट्टाने छिद्रयुक्त होती हैं, पोर्स होती हैं, खास करके जो सॉइल वाली चट्टाने हैं, खास करके जो सेडिमेंट्री चट्टाने हैं, अवसादी चट्टाने हैं, इन चट्टानों के द्वारा अवशोषित हो जाती हैं छिद्र के माध्यम से, और वो अवशोषित होकर छन कर अल्टीमेटली कहां पहुंचती हैं? निचले परतों में। निचले परतों में जहां वो जमा होती हैं, हम आपको सॉइल प्रोफाइल बताएंगे, मृदा संस्तर जब बताएंगे तो आपको एक और इंफॉर्मेशन पता चलेगा जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटा, स्ट्रेटम। सॉइल का एक परत होता है जिसको स्ट्रेटम कहते हैं, सब स्ट्रेटम, यानी मृदा की वो ठोस परत तक ही जल मौजूद होता है। उसके बाद रॉकबेड स्टार्ट रहता है, उसके नीचे जल पेनिट्रेट नहीं कर पाता। तो जो सॉइल का जो स्ट्रेटम वाला जो मतलब कठोर चट्टान वाला जो भाग है नीचे, जहां से सॉइल खत्म हो रहा है, तो उस एरियाज में ही ये एक तरीके से पूरा पोर्स में, छिद्र में जमा हो जाते हैं। तो जो सॉइल के पोर्स में जो ये जमा होते हैं जल, ऐसे ऐसे चट्टान को, मतलब ऐसे एरियाज ऑफ द सॉइल को मेनली एक खास नाम दिया जाता है। आपने उसको नाम सुना होगा, एक्वीफर बोलते हैं। यानी वर्षा का जल ऊपरी पोर्स की मदद से, छिद्रों की मदद से जब नीचे संग्रहित होता है, तो उस संग्रहित रॉक बेड को, वाटर रॉक बेड को हम पुकारते हैं, एक नाम देते हैं एक्वीफर। एक्वीफर, आप जो ट्यूबवेल से पानी निकालते हैं, आप जो अपनी जल की आवश्यकता पूर्ति करते हैं भूमिगत जल से, अंडरग्राउंड वाटर से, तो वो एक्वीफर से ही आप पानी निकालते हैं। एक्वीफर में पानी की जो मात्रा होती है, स्टोर होती है, उस स्टोर को वाटर टेबल बोलते हैं। ऊपरी लेयर को क्या बोलते हैं? एक्वीफर में वाटर की अवेलेबिलिटी के जो एक ऊपर अपर लाइन बनता है, इसी अपर लाइन ऑफ द वाटर, जो वाटर की, जल की जो अपर लाइन बनती है, उसके लिए टर्म यूज होता है एक्वीफर। और ये जो एक्वीफर है, एक्वीफर वाले, इसको हिंदी में कहते हैं जलवृंत। क्या बोलते हैं? जलवृंत, इंग्लिश में बोलते हैं एक्वीफर। और इसी एक्वीफर से ही हम क्या खींचते हैं? ट्यूबवेल्स की मदद से पानी, ये जो चापाकल, चापानल जिसको बोलते हैं आप, या कुआं बोलते हैं आप। यदि वाटर टेबल हाई होगा तो ऑटोमेटिकली पानी बाहर आएगा, जिसको आर्टिजन वेल कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ऊंचे पहाड़ी ढलानों पर ऑटोमेटिकली पानी बाहर की ओर फव्वारे की तरह निकलती। ये आर्टिजन वेल्स जो हैं, दरअसल एक्वीफर में जो वहां वाटर टेबल होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। जहां वाटर टेबल हाई होगा वहां नीचे गहराई में पानी निकालने की आवश्यकता नहीं होगी, पानी ऑटोमेटिकली बाहर आएगा। तो आर्टिजन वेल्स, जिन एरियाज में लाइमस्टोन ज्यादा होता है, उस एरियाज में एक्वीफर बहुत बड़ा एरिया कवर अप करता है। अंडरग्राउंड तालाब बना देगा, अंडरग्राउंड झील बना देगा। इतना बड़ा अंडरग्राउंड झील, अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज कैपेसिटी उस पर्टिकुलर एरिया में बढ़ जाती है, जिस एरियाज में क्या होता है, चूना पत्थर होता है। क्योंकि चूना पत्थर क्या होता है, पानी के साथ घुल के आगे बह जाता है और अंदर एक खोखली जमीन तैयार कर देता है। उस खोखली जमीन में पानी ढेर सारा स्टोर हो जाता है। तो चलिए, ये सारी बातें तो अलग पॉइंट्स है। हम आपको एक दो टेक्निकल टर्म बता रहे थे। एक हम बता रहे थे आपको कि कैसे वाटर टेबल रिचार्ज भी होता है। यदि हम ऊंचाई पर पानी स्टोर करते हैं तो पोर्स के थ्रू रिस रिस के वाटर टेबल में रिचार्ज होते रहता है। आज हम मेन पर्पस है, हमको ये बताना ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा कि हम ये देखें कि जो भूमिगत जल है वो काम कैसे करता है। टेक्निक्स ऑफ द इरोजन ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर, ये सबसे मेन है। तो आज तो इस पर चर्चा नहीं करेंगे, आज मेरा बेसिक एक्सप्लेनेशन था। कल सुबह जो क्लास होगी 8 बजे की, उस 8 बजे की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा इसको हम पहले कंटिन्यू करके देखते हैं 8 बजे।
ऐसा नहीं है कि एकदम ब्रह्मा का लकीर है। हम यहाँ पे एक ऑटोनोमस स्टेट हैं, तो हम डिसीजन इसको आपकी सुविधा के अनुसार थोड़ा बहुत 19-20 कर सकते हैं। कल से मेरी मेरी कोशिश होगी कि हम 8 बजे वाली क्लास को कंटिन्यू कर लें। 8 से 9 क्लास तो कंफर्म है, 9 बजे एक बच्ची है, उसका ऑफिस रेडी होता है, हम उसका ख्याल रखेंगे और बात करेंगे कि गाई ऐसा टाइम करें कि थोड़ा और हम पहले चला के देख लेते हैं। 1 घंटे की क्लास तो कंटिन्यू होगी ही होगी, तो उसको चला के देख लेते हैं। उसके बाद फिर यदि कोई समस्या होती है तो हम उसको रिकॉर्डिंग मोड में भी क्लासेस को हम ऑर्गेनाइज करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। आपके जो भी सलाह सुझाव समस्या कष्ट दुख है वो व्हाट्सएप पे भेजिएगा, हम उस पर विचार करेंगे। अभी हम दूसरी क्लास के लिए रेडी होंगे, हिस्ट्री।